एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आसमान पर काले बादल देखकर मैं फिर से संकोच का शिकार हुई थी। एक तो बरसात के मौसम मुझे हमेशा से ही जहर लगता था। अभी मैं तेज तेज कदम ही बढ़ा रही थी कि जल्दी से बस स्टॉप तक पहुंच सकूं और बस भी जल्दी आ जाए, वरना मेरे हाथ में पकड़े डिग्रियां भीग जाती। एक तो भगवान किसी को भी ऐसी मजबूरी ना डाले कि लड़कियों को दर दर की ठोकरें खानी पड़े। 10 दिन से मैं नौकरी के खातिर अलग अलग कंपनियों में जा रही थी और आज बारिश ने फिर से मेरे सर पर मुसीबत तोड़ दी थी। इससे पहले कि मैं बस स्टॉप पर पहुंचती, मैं रोड क्रॉस करते हुए मेरी जूती टूट गई। अब तो मुझे बेहद गुस्सा आने लगा था। बारिश तेज हो चुकी थी, सड़कों पर पानी भी जमा होना शुरू हो चुका था क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। मैं बारिश में भीग गई थी, लेकिन अपने डिग्रियों को बचाने के चक्कर में उन्हें अपने दुपट्टे के नीचे छुपाने लगी। अभी तो घर जाकर एक और नर्क में मेरे सर पर पड़ना था, क्योंकि हमारा घर वह टीन वाला था। इसलिए जब भी बारिश होती तो जगह जगह से टीन टूटी हुई होती, वहां से पानी टपकने लग जाता। ये सब सोचकर मैं गहरी ठंडी सांस भरती अपने हालात की चक्की में खुद को पीस रही थी। लेकिन एक बूढ़ी माँ थी जो वह हमेशा बीमार रहती थी। पूरे 10 दिन से नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। पहली नौकरी भी छूटी इसी बात पर थी। माँ बहुत बीमार थी। 2 दिन की छुट्टी की तो बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। अपनी टूटी फूटी चप्पल के साथ तेज बारिश में रोड क्रॉस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं जूते को घसीट घसीट कर चल रही थी। आसपास में कोई मोची भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से तूफानी बारिश का पानी गिरने की वजह से मिट्टी कीचड़ में बदल चुकी थी। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी रोड से गुजरती हुई मुझ पर कीचड़ उछालती हुई मेरे पास से गुजरी थी। मेरे कपड़े, मेरा मुंह, यहाँ तक कि मेरी डिग्री भी सब कुछ कीचड़ से भर चुके थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अबे अंधे, गाड़ी रोक। अपनी जो कोई भी था उसे खिड़की से बाहर मुंह निकाल कर देखा और मुस्कुराने लगा। इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी तेज भगाकर ले जाता, मैंने जमीन से पत्थर उठाया और खींचकर उसके बैनर पर मार दिया। गाड़ी का पिछला शीशा टूटकर चकनाचूर हो चुका था। गाड़ी को एकदम ब्रेक लगी। वह आदमी गाड़ी से उतरकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, ये क्या किया तुमने? वह आदमी काफी नौजवान था। मैंने कहा, ये नजर नहीं आ रहा तुमने क्या किया? मैंने अपने मुंह की तरफ इशारा किया और कहने लगा, बारिश बरस रही है ना, तुम्हारा हुलिया बारिश से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश, निकालो गाड़ी के शीशे के पैसे जो तुमने तोड़ दिया है। मैंने कहा, शुक्र मनाओ, मैंने तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ा। हटो यहाँ से और दोबारा गाड़ी तेज भगाने से पहले मुझे याद जरूर कर लेना। ये कहते हुए मैं अपनी जूती घसीट कर चलने लगी और कोशिश कर रही थी और उसी कोशिश में पूरी तरह नाकाम हो रही थी। कहने लगा, लंगड़ी, ये कहते हुए मेरे पास आया। अपने जेब से बटुआ निकाल कर मुझे 100 का नोट थमा दिया। कहने लगा, मेरी माँ ने कहा था बेटा, रास्ते में किसी लंगड़ी भिखारी को दे देना। ये रख लो दान समझकर, ताकि मुझे किसी की बुरी नजर ना लगे। ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। उसकी बात सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया। जहाँ मैं खड़ी थी नीचे की कीचड़ से लथपथ हो चुकी थी। ऊपर से टूटी हुई चप्पल में नीचे झुकी और कीचड़ हाथ में लिया और उसके मुंह पर मल दिया। उसकी हथेली पर उसका 100 का नोट रख दिया और कहा, माँ के लाल, अब घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस सड़े हुए मुंह पर किसी की नजर नहीं लगेगी। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, सामने मेरे घर वाले साइड की बस आ गई थी। मैंने टूटी चप्पल हाथ में पकड़ी और तेज तेज चलती हुई बस के अंदर सवार हो गई। बस पहले ही सवारियों से भरी पड़ी थी। हाथ में टूटी चप्पल, मुझे सारा रास्ता ही पकड़ना पड़ा था। जब अपनी गली में उतरी तो मोची को चप्पल देकर जुड़वा ली थी। घर पहुंची तो वही हाल था। पानी जगह जगह से टपक रहा था। माँ ने जगह जगह किचन के बर्तन बिखेरे हुए थे ताकि बारिश के पानी से बिस्तर गीले ना हो जाए। मेरी माँ मुझे देखकर कहने लगी, कितनी बार तुझे कहा है कि मेरा बड़ा पर्स लेकर जाया कर। देख, तेरे सारे पर्चे गीले हो गए हैं। ये कोई आम पर्चे थोड़ी हैं, तेरे सालों की मेहनत है। मैंने कहा, माँ बस फैला दूंगी तो सूख जाएंगे। आपका बरसों पुराना पर्स लेकर जाना हमारी गरीबी को साफ झलकाता है। कहने लगी, ये चप्पल को क्या हुआ है? मैंने कहा, पड़ोसन से चप्पल लेकर गई थी। मेरे पास तो कोई ढंग की चप्पल थी नहीं, लेकिन कमबख्त ये भी समय पर दगा दे गई। पता नहीं बारिश क्यों होती है, हम गरीबों का तो बुरा हाल करके रख देती है। बारिशों में तो बस अमीरों के ही मजे हैं। आराम से अपने बागों में बैठकर बारिश का मजे लेते हैं, पकौड़े खाते हैं, चाय पीते हैं। उन्हें क्या पता कि गरीबों के लिए ये बारिश किसी नर्क से कम नहीं होती। सामने टप टप बारिश के पानी से भर चुके बर्तन थे। उठकर पानी गिराने लगी तो माँ कहने लगी, तू रहने दे, मैं उठा लेती हूँ। मैंने कहा, चला तो जाता नहीं, उठा लेती हूँ।
रहने दो, मैं कर लूंगी। मैंने वे सारे स्टील के बर्तन उठाकर पानी गिराया और दोबारा से मैंने उन सुराखों के नीचे रख दिए। फिर झाड़ू पकड़कर पूरे घर का पानी गलियों में बहाने लगी। माँ कहने लगी, थोड़ा सा बेसन और प्याज हरी मिर्च है, थोड़े पकोड़े भी बना दो। मैंने मम्मी से कहा कि मैंने तो सब्जी बना दिया है। मम्मी बोलने लगी, पकोड़े और चाय आज हम भी अमीरों की तरह मजे लेते हैं। मत करो सफाई, पानी तो फिर भी भर जाएगा। मैंने माँ को घूर कर देखा था, जो इस गरीबी में भी अमीरों वाले मजे लेना खूब जानती थी। फिर मैंने सोचा कि ठीक ही तो है, अब अमीरी तो आने से रही, क्या इंसान बारिश का मजा भी ना ले। मैंने छोड़कर एक साइड पर रखा, छोटे से किचन के अंदर चली गई। आज माँ की तबीयत कुछ अच्छी थी, इसलिए किचन साफ नजर आ रहा था, बर्तन भी धुले हुए थे। मैंने छोटी सी कढ़ाई ली और पकोड़े तलने लगी। दूसरी तरफ मैंने चाय का पानी भी चढ़ा दिया था, 1.5 कप पानी और आधा कप दूध। ये थी हम माँ बेटी की चाय। खैर इमली की चटनी फ्रिज में पड़ी हुई थी, मैंने वह भी निकाल ली। बड़े मजे से माँ बेटी ने पकोड़े खाए, चाय पिए। बेशक हम गरीब थे लेकिन जिंदा दिल थे। लेकिन उस वक्त मुझे नौकरी की जरूरत थी, क्योंकि जितनी सेविंग थी धीरे धीरे अब खत्म हो रही थी। मैं रोजाना सुबह उठकर पूजा पाठ करने लगती, भगवान से प्रार्थना करती। मेरी मजबूरी समझ लीजिए, लेकिन वे 2 दिन की छुट्टी क्या हो गई, बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। आज भी मैंने रोज की तरह उठकर पूजा पाठ किया। मैं बैठ गई, अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, उस बूढ़े की टांग टूट जाए, उसकी पत्नी उसे छोड़कर भाग जाए, उसकी फैक्ट्री को आग लग जाए, हम सब गरीबों की आग उसे लग जाए। मेरी माँ कहने लगी, बस कर, इतनी बद्दुआ देगी जितनी उसे बद्दुआ देने में टाइम खराब कर रही है। अपने लिए भगवान से प्रार्थना ही कर ले, तुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा, माँ, उस कमीने की कंपनी में मैंने 2 साल कितनी मेहनत की है। मैंने पूरी फैक्ट्री संभाल रखी थी, मेरे 2 छुट्टी करने पर मुझे नौकरी से निकाल दिया। एहसान फरामोश, इतना आसान काम थोड़ी है अब नौकरी ढूंढना। 10 दिन से अपनी 10 सहेलियों की जूतियां तोड़ चुकी हूँ। रोजाना 4-4 कंपनियों के इंटरव्यू देने जाती हूँ। बस में जाने के बावजूद रोज 300 का खर्चा हो जाता है। नौकरी नहीं मिल रही। अगर 15 दिन ऐसे ही रहा तो माँ हमें भूखे पेट भी सोने पड़ेंगे। माँ कहने लगी, मिल जाएगी, मेरे दिल को यकीन है कि अगले हफ्ते तुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा कि भगवान ऐसा ही करे, मेरी माँ की प्रार्थनाएं सुन ले। माँ, अगर मुझे अगले हफ्ते नौकरी मिल गई, कसम से तुम्हें अच्छी अच्छी पकवान खिलाऊंगी, जो हमारे घर के नुक्कड़ पर रेस्टोरेंट है ना, वहीं वाली। माँ ये सुनकर हंसने लगी, कहने लगी, कहाँ खाया जाता है अब ये सब कुछ। आज बड़ी मुद्दत के बाद पकोड़े खाए हैं और भगवान करे हजम भी हो जाए। मैंने कहा, हो जाएगा, परेशान मत हो। अगले दिन जब मैं ऑफिस में नौकरी के लिए गई तो लड़कियों की लंबी लाइन देखकर सब लड़कियों के कपड़े और काफी हद तक अच्छे थे। फिलहाल आज मैं पड़ोसन की बेटी सलमा की चप्पल पहनकर आई थी, जो मेरे पाँव में 1 आधा नंबर बड़ी ही थी। 2 घंटे के बाद जाकर मेरी बारी आई। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, सामने उसी गाड़ी वाले को देखकर मेरा पारा हाई हुआ था और वह भी मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था। अपने टेबल पर मेरे डॉक्यूमेंट की फाइल देखकर कहने लगा, ओहो मिस अलका, आइए आइए, पधारिए। मैं ये सोच रही थी कि अंदर जाऊं या बाहर से ही खिसक लूं। मैंने सोचा कि अक्लमंदी तो यही होती है कि सर से माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि अगर मुझे नौकरी मिल गई तो कम से कम मेरी मुश्किल तो दूर हो जाएगी। कहने लगा, इधर आइए। मैं उसके बिल्कुल टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, सर आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। अभी तो मैंने यही कहा था। कहने लगा, जी आपको पता नहीं था कि मैं इतना बुरा शक्ल वाला और इस कंपनी का मालिक भी हो सकता हूँ। मैंने कहा, आई एम सॉरी। उसने मेरी फाइल को बंद किया और पटक कर टेबल पर रख कर मेरी तरफ खिसका दिया। कहने लगा, गेट आउट, मेरी नजरों से दफा हो जाओ। ये सुनकर मुझे भी बड़ा गुस्सा आने लगा था। साथ ही उसके मोबाइल की बेल बजने लगी थी। वह फोन उठाकर कहने लगा, कैसी हो स्वीटहार्ट, बस अभी ऑफिस से निकल ही रहा हूँ। मैं तुम्हें रास्ते में पिक करता हूँ और फिर हम मंगनी की शॉपिंग भी कर लेंगे। मैंने कहा, भगवान करे टूट जाए उसकी मंगनी इस कमीने की और उसकी मंगेतर उसे छोड़कर भाग जाए। वैसे तो बड़ी कोशिश की थी कि मेरी बड़बड़ाहट उसके कानों में ना पड़ जाए, लेकिन वह शायद सुन चुका था। उसने जल्दी से फोन बंद किया। कहने लगा, ए लड़की, क्या बड़बड़ा रही थी? देख लेना, सच होगा, गरीब की बद्दुआ लग जाएगी, भाग जाएगी तुम्हारी मंगेतर तुम्हें छोड़कर। वैसे भी ऐसी बुरी शक्ल और खड़ूस आदमी के साथ कोई रह नहीं सकता। कहने लगा, निकलो मेरे ऑफिस से बाहर, वरना मैं अभी गार्ड को बुलवा लूंगा। मैंने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी मनहूस शक्ल मुझे देखनी भी नहीं है। ये कहकर मैं ऑफिस से बाहर निकल गई। नौकरी तो मुझे मिलनी ही नहीं थी, लेकिन अपने दिल की भड़ास में अच्छी खासी निकाल चुकी थी। लेकिन मेरे लिए बहस करनी बड़ी करामत साबित हुई थी।
उसके बाद जिस ऑफिस में मैं गई वहां मुझे नौकरी मिल गई थी और तनख्वाह भी अच्छी थी। मैं बड़ी खुशी खुशी वापस आई थी। माँ को जब मैंने ये बताया कि नौकरी मिल गई, माँ बहुत खुश हुई थी। मैंने अपने डॉक्यूमेंट अलमारी में संभाल कर रख दिए। वैसे भी मेरे पास नौकरी का पहला एक्सपीरियंस भी था, इसलिए वैसा ही काम था, मुझे कोई भी मुश्किल नहीं आई थी। माँ कहने लगी, आप कोशिश करना कि तुम्हारी छुट्टी ज्यादा ना हो। मैंने कहा, माँ जानबूझकर छुट्टी थोड़ी करती हूँ। आते हुए मैंने थोड़े फल जामुन भी ले लिए थे। दोनों को धोकर मैंने मसाला लगाकर माँ के सामने भी रख दिए। मैंने कहा, खा लो माँ, कुछ नहीं होगा, खांसी का सिरप है ना, वो पी लेना। मेरी माँ को अस्थमा की समस्या थी, इसलिए खट्टी चीज बहुत कम ही खाया करती थी, लेकिन शौकीन बहुत थी। अगर उन्हें सामने कुछ खट्टी चीज नजर आती तो थोड़ा बहुत जरूर खाती थी, हाथ नहीं रोक सकती थी। माँ बेटी ने फल खाया और उसके बाद मैंने रात के खाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। ऐसे तो हम 2 ही लोग थे, लेकिन घर में हर वक्त इतनी बातें करते थे, लगता था बहुत सारे लोग रहते हैं। मेरी आदत थी हर वक्त मजाक करने की थी। कुछ साल पहले हमारे साथ पापा भी शामिल होते थे। जब तक वे थे तब तक मुझे कोई फिक्र नहीं थी। तब पापा कमाते थे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद तो जैसे हमारे घर की खुशियां ही कुछ छिन गई हो। क्योंकि माँ बहुत चुप हो गई थी, फिर भी माँ को बहलाती रहती थी, कुछ न कुछ कहती रहती थी। फिलहाल वक्त गुजरने लगा, लेकिन 5 महीने नहीं गुजरे थे कि मेरे बॉस को हार्ट अटैक आ गया। उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरने के बाद सारा स्टाफ फिर से बेरोजगार हो गया था। धक्के ही मेरी किस्मत में लिखे थे। तभी मैंने अखबार में पढ़ा कि एक औरत को एक केयर टेकर की जरूरत थी, जो कि उसके अपाहिज बेटे को संभाल सके, लेकिन वह लड़की चंचल हो और हंसमुख हो, शौक मिजाज होनी चाहिए, क्योंकि उसका बेटा जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था। वह औरत चाहती थी लड़की ऐसी हो, उनका बेटा जिंदगी और खुशियों की तरफ फिर से लौट आए। मेरा मिजाज भी कुछ ऐसा ही था। उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। मैं जल्दी से उस बंगले का एड्रेस ले लिया और अगले ही दिन उस बंगले में पहुंच गई। वहां और भी बहुत सी लड़कियां खड़ी थी, लेकिन उसकी माँ जब भी इंटरव्यू लेती लड़कियों को रिजेक्ट कर देती थी। जब मेरी बारी आई तो कहने लगी, तुम क्या कर सकती हो मेरे बेटे के लिए? क्या उसे जिंदगी की तरफ फिर से ला सकती हो? मैंने कहा, आप चाहे तो मुझे 1 हफ्ते की ट्रायल पर रख सकती हो। अगर 1 हफ्ते के अंदर आपका बेटा कमरे से निकलकर बाहर आ जाए, फिर मेरी नौकरी आप पक्की कर देना, वरना आप मुझे निकाल देना। वह औरत मेरी बात सुनकर कुछ देर मुझे देखती रह गई, फिर कहने लगी, ठीक है, तुम कल से आ जाओ। मैंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने सोचा, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा बातें करने की आदत तो थी ही। मैं अगले दिन उस बंगले में गई तो वह औरत मेरे ही इंतजार में थी। कहने लगी, मेरा बेटा सामने कमरे में ही है। मैं चाहती हूँ कि डायरेक्ट तुम कमरे में जाओ। फिर अपने नौकरानी से एक जूस का गिलास मंगवाकर मुझे पकड़ाकर कहने लगी, अगर तुम ये जूस का गिलास मेरे बेटे को पिला देती हो तो मुझे यकीन आएगा कि तुम कामयाब हो जाओगी। मैंने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं। मैंने जूस का गिलास लिया और कमरे में चली गई और साथ ही कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गई। वह जो कोई भी था खिड़की से बाहर देख रहा था। मेरे तरफ उसकी पीठ थी। वह कहने लगा, एक तो मेरी माँ को चैन नहीं है, कोई भी लड़की भेज दी होगी केयर टेकर के नाम पर, जब मैं कह चुका हूँ कि मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं है। मेरे कमरे में कोई लड़की ना आए तो न जाने मेरी माँ को क्या तकलीफ है। देखो लड़की, तुम जो कोई भी हो, मेरे कमरे से बाहर निकलो, अभी के अभी। उसकी मेरी तरफ पीठ थी। बड़े गुस्से से कह रहा था। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा, देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ, मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी बीमार माँ घर में रहती है और आजकल उसकी दवाइयाँ भी खत्म हो गई है। देखिए प्लीज, आप अपनी माँ से कह दीजिए कि मैं आपको पसंद हूँ और आप मुझे ही केयर टेकर रखना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर जैसे ही उसने अपनी व्हीलचेयर सीधी की और मेरी नजरें उसकी नजरों से मिली तो मेरी तो आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई थी। फिर मुझे हैरानी से देखने लगा। गर्दन पर कॉलर चढ़ा हुआ था, वह तो वही था गाड़ी वाला। उसे हुआ क्या था? मुझे देखकर कहने लगा, तुम यहाँ पर पहुंच गई, तुम मेरी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाती हो? मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ भी हो सकते हैं, और वह भी इस हाल में। कहने लगा, तुम ही ने बद्दुआ दी थी ना कि मेरी मंगेतर मुझे छोड़कर भाग जाए, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, काली जुबान है तुम्हारी, जो कहती है वो पूरी हो जाती है। मैंने कहा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैंने आपको बद्दुआ नहीं दी थी, ना ही मैं ऐसा चाहती थी। वह तो मुझे नौकरी की ज्यादा जरूरत थी और काफी टाइम से मैं नौकरी ही ढूंढ रही थी, इसलिए मैंने आपको गुस्से में बुरा भला कह दिया।
मैंने आपसे माफी भी मांग ली थी। कहने लगा, तब से अब तक नौकरी नहीं मिली तुम्हें? मैंने जानबूझकर झूठ बोल दिया। मैंने कहा नहीं मिली। फिर मैंने अपनी आंखें रगड़ने लगी ताकि उसे लगे मैं रो रही हूँ। मैंने कहा, मेरी माँ बीमार है और माँ तो वैसे भी मेरी बीमार रहती है। अगर मुझे पैसों की जरूरत ना होती तो मैं कभी भी केयर टेकर जैसी नौकरी नहीं करती। मेरे अंदर का टैलेंट आपको तो पता है। जिस बॉस के पास पहले मैं काम करती थी, पूरा 1.5 साल मैंने उसका काम किया है। उसकी पूरी फैक्ट्री को मैंने ही संभाल रखा था। बस मेरी माँ बीमार हुई, मुझे 2 दिन की छुट्टी करनी पड़ी। उस छुट्टी की वजह से उस बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अच्छा बस मुझे ज्यादा बातें करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। मैं अपनी माँ से कहूंगा तुम्हें नौकरी पर रख ले, लेकिन देखो मेरे मामले में ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करना। मैंने कहा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या जरूरत है कि मैं आपके मामले में दखलंदाजी करूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी तरफ से 100% बेफिक्र हो जाइए। कहने लगा, दूसरी बात कि तुम कम बोलोगी। मैंने कहा, बिल्कुल कम बोलूंगी। मैंने उसकी बात सुन रही थी और साथ साथ हाथ में पकड़ा हुआ जूस का गिलास भी मुंह को लगाकर पिए जा रही थी। फिर उसने मेरे हाथ की तरफ देखा। कहने लगा, ये जूस का गिलास तुम मेरे लिए लाई होगी ना? जब मैंने जूस के गिलास की तरफ देखा तो वह आधे से कम भी हो गया था। मैंने कहा, आई एम सॉरी, वे आपके सामने नर्वस हो गई थी। ये पी लीजिए, आपके लिए था। मैंने बाकी जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, मैं किसी का जूठा नहीं पीता। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं पी लेती हूँ, लेकिन देखिए अपनी माँ से कहिएगा कि जूस मैंने आपको पिलाया है। उन्होंने इसी शर्त पर मुझे नौकरी देनी है। उसने कहा, ठीक है, कह दूंगा। मैंने जूस का आखिरी घूंट भरकर खाली गिलास बाहर ले गई। खाली गिलास देखकर वे औरत कहने लगी, ये किशन ने पी लिया है? मैंने कहा, जी, उन्होंने पिया है। भला मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? वे औरत कहने लगी, मैं तुम्हें हर महीने के 50,000 रुपए दूंगी, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मैंने कहा, जी बिल्कुल। अगले दिन मैं सुबह पहुंच गई। जब किशन के कमरे में गई, वह उठ चुका था। उसका एक नौकर उसे वॉशरूम से बाहर लेकर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह नहा कर आया हो। साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, गले पर वही वाला टॉवल था। मुश्किल से अपनी गर्दन इधर से उधर मोड़ रहा था। सच बोलूं तो उसे देखकर मुझे भी बड़ा दुख हो रहा था। नौकर कहने लगा कि आप आराम करना चाहते हैं तो मैं आपको लिटा दूं? वह कहने लगा, नहीं, बस तुम जा सकते हो। मैं उसके पास आकर उसका हाल चाल पूछने लगी। कहने लगा, मेरा लैपटॉप मुझे पकड़ा दो। मैंने जल्दी से उसका लैपटॉप उसे पकड़ा दिया। फिर वो मुझसे जो मांगता रहा मैं उसे देती रही। दोपहर का खाना नौकरानी मुझे पकड़ाकर चली गई थी। खाना खिलाते हुए मैं इधर उधर की बातें करने लगी। फिर उसको उसकी मेडिसिन दे दी। कहने लगा, तुम्हारी माँ को क्या बीमारी है? मैंने कहा, अस्थमा की समस्या है और काफी ही पुराना है। कहने लगा, मैं तुम्हें अस्पताल का नाम बता दूंगा, अपनी माँ को वहां ले जाना। डॉक्टर रवीश हैं, उनसे मेरी बात करवा देना। वे तुमसे फीस नहीं लेंगे, अपनी माँ को चेकअप करवा लेना। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं तो खामखा आपको खड़ूस समझ रही थी। ना चाहते हुए भी फिर मेरे मुंह से कुछ न कुछ फिसल ही जाता था। ये सुनकर उसके माथे पर थोड़े से बल पड़ गए थे। मैंने जल्दी से अपनी जुबान को ब्रेक लगाई थी। मैंने कहा, आई एम सॉरी। कहने लगा, कोई बात नहीं, बस आइंदा मत कहना। मैंने कहा, नहीं कहूंगी। मैंने कहा, टीवी चला दूं? कहने लगा, टीवी में क्या देखूंगा, मुझे टीवी देखने का शौक नहीं है। मैंने कहा, फिर ऐसा करते हैं, बाहर आंगन में चलते हैं। वैसे भी उसका कमरा ग्राउंड फ्लोर पर ही था। कहने लगा, नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं अपने कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहता। मैंने कहा, क्यों नहीं निकलना चाहते हो? आपको तो कमरे से बाहर निकलना चाहिए ताकि आपको ताजी हवा में सांस लेने का मौका मिले, और पता है उससे आपकी तबीयत भी काफी बदलाव होने लगेगा। ये सब उन लोगों को पसंद होता है जो जीना चाहते हैं, और मैं जीना नहीं चाहता। मैंने कहा, क्यों नहीं जीना चाहते? जिंदगी कोई बार बार थोड़ी मिलती है। अरे एक बार मिली है तो उसको एंजॉय करो। मैंने कहा, आपको पता है मेरी माँ को अस्थमा की समस्या है और उसके साथ और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन कभी भी अपनी बीमारी को खुद पर सवार नहीं करती। आपको पता है उनको खट्टी चीज बिल्कुल मना है, लेकिन फिर भी मेरे साथ 1-2 स्लाइस खा लेती हैं, पकोड़े भी खाती हैं और बारिश में नहाती भी हैं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, हाय, मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हो आप। आपके चेहरे पर जो डिम्पल पड़ता है ना, बड़ा प्यारा लगता है। मैंने दिल रखने के लिए तारीफ की थी और मुझे नहीं पता था कि मुझे ये जवाब सुनने को मिलेगी। सब पैसों की बात है। कल तक मैं तुम्हें खड़ूस और बुरा लगता था और आज मेरे चेहरे का डिम्पल तुम्हें अच्छा लग रहा है। देखो, तुम मेरी तारीफ नहीं करोगी तब भी चलेगा। मैंने सोचा ये आदमी वाकई बहुत खड़ूस है, इसलिए उससे बात बड़ी सावधानी से करनी चाहिए।
कुछ दिन बाद उसकी माँ कहने लगी वह बिजनेस के चक्कर में बाहर मुल्क जाना चाहता है, इसलिए मुझे 1 हफ्ते के लिए रात दिन वहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी किशन को बुरे बदन में अजीब से दौड़े पड़ते हैं और वह उस वक्त बहुत चीखता चिल्लाता भी है। उसकी माँ ही उसे संभालती है। ये बात जब मैं अपनी माँ से कही तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी। मैंने 1 हफ्ते का सारा राशन अपनी माँ को लाकर दे दिया था। बिल्कुल 3-4 दिन के लिए खाना भी बना दिए थे और फ्रिज में भर दिया था ताकि मेरे पीछे से उन्हें कोई मुश्किल न आए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस 1 हफ्ते में मेरी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। वह अपाहिज नजर आने वाला आदमी मेरे साथ ये सब भी कर सकता है। जब मैं उसके साथ वहां गई, उसने होटल में कमरा लिया और खुद न जाने कहाँ चला गया और मैं पूरे 1 हफ्ते उस होटल के कमरे में अकेली रही। फिर 1 हफ्ते के बाद मुझे लेकर वापस अपने घर आ गया। जब मैंने उससे पूछा, जब मेरा कोई काम था ही नहीं तो मुझे लेकर क्यों आए थे? बस तुम यहाँ नौकरी कर रही हो, उससे ज्यादा तुम और कुछ जानने की कोशिश मत करना। मेरा जी चाहेगा मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, तुम पैसे इसी बात की लेती हो। मेरा तो माथा घूम कर रह गया था। फिर मैं रात को अपने घर की तरफ चल पड़ी तो उसने कहा कि ये लो तुम्हारे घर की चाबी, अब तुम्हारी माँ यहाँ रहती है और ये तुम्हारे घर का एड्रेस है। मैं तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबरा रही थी, न जाने मेरी माँ को क्या हुआ है, वह क्यों अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर रह रही हैं। तब मैं उसके बताए हुए पते पर गई तो वहाँ मेरी माँ बड़े आराम से सोफे पर बैठकर चाय पकोड़े खा रही थी और टीवी देख रही थी। फिर मैंने माँ से कहा, माँ ये सब क्या है, आपने अपना घर क्यों छोड़ा? फिर माँ ने जो बात बताई मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। माँ ने कहा कि मैं वह घर बेच दिया है और ये नया फ्लैट मैंने ले लिया है और 2 दिन के बाद तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं और कान खोल कर सुन लो, तुम अब अपना घर बसाओगी। फिर मैंने कहा, माँ तुम्हारे पास अचानक से इतने पैसे कहाँ से आ गए? माँ ने कहा कि तुम क्या करोगी जानकर, अब तो तुम अपने ससुराल जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। मैंने अपनी माँ से बहुत जिद किया लेकिन माँ मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी और लड़के वाले अभी तुम्हें घर पर देखने के लिए आएंगे और तुम तैयार हो जाओ। कुछ देर में लड़का और उसकी माँ भी मुझे देखने के लिए आ गई थी, लेकिन वह कोई और नहीं, वह किशन था और उसकी माँ थी। किशन की माँ को मैं बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए किशन की माँ ने मेरी माँ से रिश्ता मांगा और मेरी माँ को ये फ्लैट दिया। मैं भी अब क्या करती, मैं भी हालत के हाथों मजबूर थी। मैंने किशन से शादी कर ली, लेकिन मैं उस खड़ूस आदमी से शादी तो नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी माँ के आगे हार मान गई और मैं शादी के लिए तैयार हो गई और विदा होकर अपने ससुराल आ गई। लेकिन फिर भी मैं किशन को कोई बात नहीं करती थी, ना ही किशन मुझसे कोई बात करता था। इसी तरह 1 साल बीत गए थे, लेकिन उसने आज तक मुझे कुछ भी नहीं बोला था और ना ही मैंने उससे कुछ जताया था कि वो मेरा पति बन गया है। बस मैं जैसे पहले काम करती थी वैसे ही किया करती थी। एक दिन अचानक यूं ही बाहर बड़ी बारिश और तूफान आ रही थी तो वह मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी थी। मुझे उसके मुंह से सुनना था आखिर वो मुझे कब कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। फिर उस दिन उसने इजहार कर ही दिया और कहा कि तुम वाकई में बहुत जिद्दी लड़की हो, क्या तुम अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती थी? मैंने कहा, एक तो तुम इतने खड़ूस हो और अकड़ू हो, प्यार की उम्मीद भी मुझसे लगा बैठे हो जो मैं खुद इतनी जिद्दी हूँ। उस दिन के बाद से हम दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी थी और दोनों परिवार एक साथ मिलकर रहने लगे, क्योंकि किशन के भी पिता नहीं थे, इधर मेरे पिता भी नहीं थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।